हेलो बच्चों, मैं अमित सिंह, आपका फिजिक्स मेंटोर। आज मैं आपको क्लास 10th का मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत ही आसान चैप्टर है। इस चैप्टर के अंदर कोई न्यूमेरिकल नहीं है। बच्चे खासकर न्यूमेरिकल से काफी डरते हैं, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। इस चैप्टर के अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं? दो चीज पढ़ने वाले हैं। एक चीज, पहली चीज कि मैग्नेटिक से कैसे हम इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करने वाले हैं, या इलेक्ट्रिक से मैग्नेटिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस करने वाले हैं। दो पॉइंट है हमारे पास। एक है ऑस्टेड का एक्सपेरिमेंट, दूसरा है हमारा फेराडे का एक्सपेरिमेंट। लेकिन फेराडे वाला एक्सपेरिमेंट अभी सिलेबस से कट गया है। तो इस चैप्टर के अंदर हम स्टार्ट करते हैं, चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। हम पहले टॉपिक की बात करते हैं। चैप्टर है हमारा फर्स्ट टॉपिक इज ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट। ये क्या था एक्सपेरिमेंट, देखेंगे हम लोग। इसमें क्या था, ऑस्टेड ने क्या किया था, एक करंट कैरिंग कंडक्टर लिया था और उसके आसपास एक मैग्नेटिक नीडल ले गया या मैग्नेटिक कंपास लेकर गया, और जैसे ही उसमें करंट पास कराया उसने, तो उसने क्या देखा कि उस कंपास के अंदर, उस नीडल के अंदर एक डिफ्लेक्शन आ गया। डिफ्लेक्शन क्यों आया भाई? कोई ना कोई तो फोर्स होगा उसको डिफ्लेक्शन ला रहा होगा। तो उसने उस डिफ्लेक्शन को क्या बोला कि ड्यू टू दिस मैग्नेटिक फोर्स। दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट कैरिंग कंडक्टर के अंदर भी एक फोर्स आ रहा है जो कि मैग्नेटिक फोर्स है। उसी के थ्रू उसने मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को डिस्क्राइब किया था। तो इस एक्सपेरिमेंट में क्या था, उसने एक क्या किया, उसने किया एक क्या लिया, एक करंट कैरिंग कंडक्टर ले लिया। ये की हो गया, और इसमें जैसे ही की को ऑन किया और कंपास के अंदर डिफ्लेक्शन आ गया। डिफ्लेक्शन क्यों आया? क्योंकि इसके अंदर एक करंट पास हो रहा है। उस करंट की वजह से यहां पे एक फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है। वो फोर्स कौन सा फोर्स था? दैट वाज मैग्नेटिक फोर्स। दैट मीन्स उसने ये डिस्क्राइब किया कि करंट कैरिंग वायर के अंदर एक फोर्स आता है जो कि उसको मैग्नेटिक सब्सटेंस को, मैग्नेटिक एलिमेंट को क्या कर रहा है, उसको फोर्स एक्सपीरियंस करा रहा है। अगर डिफ्लेक्शन आ रहा है, मतलब क्या हो रहा है? डिफ्लेक्शन आने का मतलब क्या है कि उसके अंदर एक क्या हो रहा है, वहां पे फोर्स जो है उसको क्या कर रही है, उस नीडल को डिफ्लेक्शन में ला रही है। दैट वाज मैग्नेटिक फोर्स। और दैट इज दिस एक्सपेरिमेंट, होल एक्सपेरिमेंट वाज कैरिड बाय ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट। और इसी एक्सपेरिमेंट के द्वारा उसने प्रोड्यूस किया, उसने एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया कि जो करंट कैरिंग कंडक्टर है उसके आसपास एक मैग्नेटिक फोर्स भी होता है। तो इस एक्सपेरिमेंट को पढ़ने के बाद उसने क्या किया, मैग्नेटिक फील्ड को डिफाइन किया और मैग्नेटिक फोर्स को भी डिफाइन किया। मैग्नेटिक फील्ड की बात करते हैं। फील्ड क्या होता है? एक ऐसा स्पेस है, मान लो, जिसके आसपास मैं किसी भी मैग्नेट को लेकर जाऊंगा तो इसके अंदर एक फोर्स एक्सपीरियंस होगा। मतलब उसके अराउंड, जैसे मैंने क्या कहा, मान लो ये मेरा पेन है, यहां तक क्या हो रहा है, इसमें मैग्नेट खींच रहा है, यहां तक इसका रेंज हो गया, तो होल एरिया क्या हो गया, होल स्पेस क्या हो गया, मैग्नेटिक फील्ड हो गया। मतलब स्पेस हो गया जहां पे हम ये कह सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है। तो ये चारों तरफ जो स्पेस है आपका, यहां तक जो स्पेस है, यहां तक मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है, तो दैट स्पेस इज नोन एज मैग्नेटिक फील्ड। दैट इज नोन एज मैग्नेटिक फील्ड। मीन्स हम डिफाइन करें, क्या हो गया, स्पेस अराउंड विच any magnetic या any magnet or magnetic substance can experience some force of attraction. Substance can experiences force of attraction or repulsion.
तो ये स्पेस क्या कहलाएगी आपका, ये स्पेस कहलाएगी आपको मैग्नेटिक फील्ड कहलाएगी। अब मैग्नेटिक फील्ड क्या है, मैग्नेटिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ये एक वेक्टर है। वेक्टर होने की वजह से इसके अंदर एक डायरेक्शन भी होगा। तो डायरेक्शन को पता करने के लिए बेसिकली हम बात करें तो इसको बोलते हैं थंब रूल या स्क्रू रूल या पाम रूल, राइट हैंड पाम रूल। ये क्या होता है, ये रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन के लिए। अगर हम बात करें डायरेक्शन बाय यूजिंग थंब रूल, कई जगह लिखा होता है राइट हैंड पाम रूल। तो इन सब का यूज करके हम इसको डायरेक्शन को हम पता कर सकते हैं। तो बेसिकली इसकी जो एसआई यूनिट होती है क्या होती है, एसआई यूनिट इज टेस्ला और इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये क्या होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। इसको टेस्ला को टी से इंडिकेट करते हैं। अब इस मैग्नेटिक फील्ड को लेकर के बहुत सारी बातें बनी कि इसका यूज क्या होता है। मैग्नेटिक फील्ड तो स्पेस है, लेकिन इस स्पेस का यूज क्या है भाई। मैं बोल रहा हूं कि यहां पे मान लो ये मैग्नेट है, यहां तक एक मैग्नेट को और खींच रहा है या आयरन फीलिंग को और अपनी तरफ खींच रहा है। तो खींच क्यों रहा है भाई, क्योंकि बीच में क्या दिख रही है, बहुत सारी इमेजिनरी लाइंस दिख रही है। उस लाइंस को उसने क्या बोला, उसने बोला मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। उसी के ऊपर पूरा का पूरा मैग्नेटिक फोर्स जो है, मैग्नेटिक फील्ड जो है बेस्ड है। जितनी लाइंस होगी उतना ही मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ होगा। एक मैं आपसे बात कर रहा था डायरेक्शन की, तो इसमें जो हमारा आता है थंब रूल और इसको बोलते हैं पाम रूल और बोलते हैं स्क्रू रूल। इसमें डायरेक्शन कैसे पता करता है, सपोज करो ये हमारा करंट हो गया। अगर करंट हमारा थंब को रिप्रेजेंट कर रहा है तो रिमेनिंग 4 फिंगर की जो कर्लिंग है, देख रहे हैं आप कर्लिंग कहां हो रही है, इनवर्ड हो रही है। तो फील्ड लाइन कहां जा रही है, इनवर्ड आ रही है। अगर मैग्नेटिक फील्ड, अगर मैं करंट को डाउनवर्ड कर रहा हूं, फील्ड कहां जा रही है, आउटवर्ड जा रही है। मतलब दो डायरेक्शन है, करंट अप फील्ड इनवर्ड, करंट डाउन फील्ड आउटवर्ड। तो ये बेसिक सा डायरेक्शन है पता करने का। मींस अगर करंट अप है, करंट अप है, फील्ड कहां आ रही है, इनवर्ड, मतलब मैग्नेटिक फील्ड कहां आ रही है, इनवर्ड आ रही है। अगर यही करंट मैंने डाउनवर्ड कर दिया, करंट डाउनवर्ड कर दिया, फील्ड कहां आ रही है, ऊपर की तरफ, मतलब कहां आ रही है, अपवर्ड आ रही है। मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड, अपवर्ड या आउटवर्ड बोलते हैं इसको। मैग्नेटिक फील्ड इज आउटवर्ड, ध्यान रखना है इसको, आउटवर्ड आ रही है। ये बेसिक सा इसका डायरेक्शन का क्या है, तरीका है, आप निकाल सकते हैं। एक है हमारे पास जो पोल होते हैं, पोल में क्या हो गया, मानो हमारे पास दो ही पोल होते हैं, साउथ पोल और नॉर्थ पोल। हम डायग्राम ऐसे बनाएंगे नॉर्थ का, जिधर इसकी चोंच जाएगी उसी डायरेक्शन में क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा। देखिए नॉर्थ का चोंच कहां जा रहा है भाई, एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है। तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड कहां कैसा हो गया हमारा, ये हो गया आपका एंटी क्लॉकवाइज। इसमें चोंच कहां जा रही है, क्लॉकवाइज जा रही है, कैसा हो गया यहाँ पे, क्लॉकवाइज। तो अगर साउथ पोल होगा, मैग्नेटिक फील्ड कहां होगी आपकी, क्लॉकवाइज होगी। अगर यही नॉर्थ पोल होगा, कहां होगी, ये एंटी क्लॉकवाइज होगी। तो आपको नॉर्थ पोल और साउथ पोल या फिर करंट की डायरेक्शन गिवन हो तो आप इजीली पता कर सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड जा रही है या आउटवर्ड जा रही है, क्लॉकवाइज जा रही है, एंटी क्लॉकवाइज जा रही है। ठीक है बच्चों, चलिए इसके बाद मैं बात करूं, जो टॉपिक है हमारा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की बात करता हूं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, या इसको हम लोग कई बार पेपर में लिखा जाता है मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स भी आता है लिखा हुआ, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। ये क्या होता है देखेंगे यहां पे,
ये एक इमेजिनरी लाइंस होती है, जो लाइन हमें दिखाई नहीं दे रही एक्चुअल में। सपोज करो मेरे पास ये मैग्नेट है, इस मैग्नेट से यहां तक एक मैग्नेट और रख दिया मैंने, क्या होगा, दोनों में अट्रैक्शन होगा। तो अट्रैक्शन होगा तो क्या होगी, लाइंस होगी यहाँ पे, कुछ ना कुछ तो होगा जो अटैक करेगा उसको। हवा में तो नहीं अटैक करेगा, हमें दिखता नहीं एक्चुअल में, लेकिन बीच में क्या होता है, लाइंस होती है। दिस लाइंस आर कॉल्ड मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। और इसके अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को देता है। मतलब ये कह सकते हैं कि दीज आर इमेजिनरी लाइंस टेंजेंट ड्रॉन टू विच विल गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जिसके टेंजेंट में हमें क्या मिलेगा, मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा, दैट आर कॉल्ड मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। दैट मींस imaginary lines tangent drawn to which will give direction of magnetic field are called magnetic lines of force, are called magnetic lines of force। मतलब आप समझ गए होंगे कि जिसके हम टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, अगर उस टेंजेंट के डायरेक्शन में हमें क्या मिल रहा है, मैग्नेटिक फील्ड मिल रहा है, तो दैट टेंजेंट और दैट लाइंस विल कॉल्ड मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। अब इसकी प्रॉपर्टी से क्वेश्चन आते हैं, व्हाट आर प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। दैट मींस प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फुल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, MFL। सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है कि ये नॉर्थ पोल से बाहर जाती है और साउथ पोल पे इंसर्ट हो जाती है। दैट मींस हम ये कह सकते हैं कि दीज आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड टर्मिनेटेड एट साउथ पोल। दैट मींस अगर मैं आपसे कहूं कि अगर मेरे पास कोई फोर्स है, एक मैग्नेटिक फोर्स है, जैसे मैग्नेट की बात करता हूं, मैग्नेट के अंदर क्या होता है, एक सेकंड होल्ड करेंगे। तो उसके अंदर, होल्स के अंदर क्या होता है, मैग्नेट में क्या होता है, साउथ और नॉर्थ पोल होता है। अगर हम साउथ से जाएंगे, अगर हम साउथ से जाएंगे तो साउथ में क्या होगा, एक सेकंड बच्चे, एक मैसेज करना। हाँ, तो साउथ में क्या दिख रहा है, हम लोग पीछे किया था, हमने देखा ध्यान से। यहाँ पे साउथ के अंदर क्या हो रहा था, फील्ड लाइंस कैसे जा रही थी, ये क्लॉकवाइज जा रही थी। क्लॉकवाइज का मतलब साउथ से कहां जा रही है लाइंस हमारी, ऐसे जा रही है, और नॉर्थ से कहां जा रही है, ऐसे जा रही है, एंटी क्लॉकवाइज ये जा रही है। तो किससे अंदर आ रही है हमारे पास, किससे लाइंस अंदर आ रही है, लाइंस हम देख रहे हैं हम लोग कि साउथ से तो क्या हो रही है, बाहर निकल रही है, और नॉर्थ से क्या हो रही है, अंदर आ रही है। दैट मींस अगर हम आपसे कहें, इसकी प्रॉपर्टी की बात करें, ये अगर मेरा साउथ है और ये नॉर्थ है, तो नॉर्थ से साउथ की तरफ, अंदर की तरफ आती है। मैंने क्या कहा, नॉर्थ से अंदर इंसर्ट हुई और साउथ से बाहर हो गई। मतलब अगर हम बोले तो क्या हुआ, साउथ से ओरिजिनेट हो गई, ऐसे नॉर्थ पे क्या हो गई, टर्मिनेट हो गई। उल्टा लिख दिया मैं, ठीक है, ऐसे। तो ये कुछ ऐसे बनता है, ऐसे बनता है फील्ड लाइंस। अब देख रहे हैं यहाँ पे साउथ से बाहर आ रही है और नॉर्थ से क्या हो रही है, इंसर्ट हो जा रही है। दैट मींस पहला पॉइंट हम क्या बोलेंगे, ओरिजिनेट फ्रॉम साउथ पोल एंड टर्मिनेट एट नॉर्थ।
नॉर्थ पोल पे टर्मिनेट हो जाती है। ये तो हो गया हमारा पहला पॉइंट। दूसरा, इनसाइड बार मैग्नेट का दिखा है, नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रही है और आउटसाइड साउथ से नॉर्थ की तरफ जा रही है। ठीक है, तो आप क्या बोलेंगे, इनसाइड बार मैग्नेट डायरेक्शन is from north to south. Direction of magnetic field from north to south. ये नॉर्थ से साउथ की तरफ जाएगी। ठीक है, अब इसमें एक पॉइंट और ध्यान रखना है, थर्ड पॉइंट की अगर हम बात करें कि दो लाइंस, अगर मान लो एक लाइन इधर से आ रही है मैग्नेटिक फील्ड, एक लाइन इधर से आ रही है, दोनों कभी आपस में क्रॉस नहीं करते हैं। दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। मीन्स अगर हम बात कर रहे हैं, दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। पेपर में कई बार आ जाता है कि क्यों नहीं करते भाई इंटरसेक्ट, ये दोनों इंटरसेक्ट नहीं करने का रीजन है कि अगर ये इंटरसेक्ट करेंगी तो जहां इंटरसेक्शन होगा यहां पे दो डायरेक्शन होगा मैग्नेटिक फील्ड का, मतलब दो डायरेक्शन मिल जाएगा मैग्नेटिक फील्ड का, जो कि पॉसिबल नहीं है। किसी भी वेक्टर का एक ही डायरेक्शन होता है। दैट मीन्स हम इजिली कह सकते हैं टू मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर बिकॉज इफ दे इंटरसेक्ट then there will be two direction of magnetic field, two direction of magnetic field, जो कि पॉसिबल नहीं है। of magnetic field which is not possible, which is not पॉसिबल, जो कि पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अब एक पॉइंट और मैं आपसे कहूं, फोर्थ पॉइंट, जितनी ज्यादा लाइंस होगी उतनी ज्यादा इसकी स्ट्रेंथ भी होगी। मतलब मान लो एक पॉइंट पे लाइंस ऐसे 3 लाइंस 4 लाइन दिख रहा है, इस जगह हमारे पास 3 4 5 6, तो स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा होगी, ए की या बी की, बी की ज्यादा होगी। मतलब नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स या डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स इंडिकेट स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। दैट मींस डेंसिटी और नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स indicate strength of magnetic field। ये मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को इंडिकेट करता है। जितनी ज्यादा लाइंस होगी उतनी ज्यादा क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड होगी। एक पॉइंट और, ये हमने क्या देखा, पीछे हमने देखा आपने कि ये जो लाइंस है ये कैसा बन रहा है, क्लोज लूप बना रही है। इसका मतलब दे फॉर्म क्लोज लूप। इनके अंदर कैसा लूप बनता है भाई, दे फॉर्म क्लोज लूप। जो लास्ट पॉइंट है, फिफ्थ पॉइंट, दे फॉर्म क्लोज लूप। एक पॉइंट और मैं आपसे कहूं कि अगर इसके टेंजेंट, मैंने बताया था पहले ही कि अगर इस इन लाइंस के हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो उस टेंजेंट के थ्रू हमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन मिलती है। दैट मींस टेंजेंट टू दिस लाइंस we get direction of magnetic field। उसके हम मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये हो गया हमारा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। पेपर में यहां से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, आपको टैकल करना है। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो कि हमारा है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। मैग्नेटिक फील्ड
ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। अगर हमारे पास कोई स्ट्रेट वायर है और उसके पास मान लो स्ट्रेट वायर है और इसके सर्टेन डिस्टेंस अपार्ट हम क्या कर रहे हैं, एक मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं। इसमें क्या था, इसमें एक्सपेरिमेंटली डिस्कवर हुआ था, यहां पे हुआ क्या था, एक करंट कैरिंग कंडक्टर के पास अभी करंट पास नहीं कराने से पहले हमने क्या किया था, यहां पे बहुत सारी आयरन फिलिंग्स डाल दी थी। आयरन फिलिंग्स का मतलब आयरन के टुकड़े डाल दिए थे। जैसे उसमें करंट पास कराया गया तो ये जो फिलिंग्स थे ये एक सर्कुलर फॉर्म में आके क्या हो गए, अरेंज हो गए, ऐसे कुछ ऐसे ऐसे अरेंज हो गए, सर्कुलर फॉर्म में यहां पे क्या दिख रहा है, अरेंज हो गए। इसका मतलब हमें यह पता चला कि जो मैग्नेटिक फील्ड है कैसा बन रहा है, सर्कुलर बन रहा है। देखना जब सर्कुलर शेप में आएगा तो फील्ड कैसा है, सर्कुलर है इसका मतलब। तो यहां पे क्वेश्चन आता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड का शेप होता है कैसा होता है, शेप इज सर्कुलर। दूसरा, अगर एक करंट आई है, ये डिस्टेंस आर है, तो मैग्नेटिक फील्ड जो होगा प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक करंट होगा। जितना ज्यादा करंट आएगा उतना ही मैग्नेटिक फील्ड भी आएगा, बी इज प्रोपोर्शनल टू करंट। फिर दूसरा पॉइंट, बी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। जितना हम दूर जाते जाएंगे उतना मैग्नेटिक फील्ड कम होता जाएगा। मतलब यहां पे ज्यादा है, फिर यहां पे कम है, यहां कम है, यहां कम है। इस तरह से डिस्टेंस बढ़ने से मैग्नेटिक फील्ड कम होता जाता है। बच्चे पूछते हैं कि सर इसका न्यूमेरिकल, बेटा न्यूमेरिकल यहां से नहीं आता। फॉर्मूला बताने का रीजन यही है कि इससे क्वेश्चन आ जाता है कि अगर मैं करंट को बढ़ा देता हूं मैग्नेटिक फील्ड पे क्या फर्क पड़ेगा, अगर मैं रेडियस को या डिस्टेंस को छोटा कर दे रहा हूं मैग्नेटिक फील्ड पे क्या असर पड़ेगा। आपको इसी को फॉलो करना है, प्रोपोर्शनल टू 1/r। इस तरह से आप निकाल सकते हैं, क्वेश्चन आएगा तो कर सकते हैं। आगे चले, इसमें डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो यहां क्या करते हैं, यहां भी हमने कहा था थंब रूल, देखना आप, और ये वाला इनवर्ड, डाउन ये वाला आउटवर्ड, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद मैं आपसे कहूं तो आता है नेक्स्ट टॉपिक हमारा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर कॉइल। ड्यू टू सर्कुलर कॉइल, सर्कुलर कॉइल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकलेगा। यहां पे हमारे पास सेम चीज है, माना हमारे पास कॉइल है, ये सर्कुलर कॉइल है, ये हो गया हमारा सर्कुलर कॉइल, ये हो गया हमारा रेडियस। यहां भी करंट अगर हम जा रहे हैं, दे रहे हैं करंट आई और रेडियस, तो सेम यहां भी जो मैग्नेटिक फील्ड होगा प्रोपोर्शनल टू करंट होगा और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ दिस सर्कुलर कॉइल होगा। तो अगर करंट बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, रेडियस इसका बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड घटेगा, इनवर्सली, ये ध्यान रखना। दूसरा, यहां भी जो शेप बनता है ना मैग्नेटिक फील्ड का, यहां भी कैसा बनता है, यहां भी सर्कुलर ही बनता है। यहां भी शेप कैसा बनता है आपका, सर्कुलर। यहां से पेपर में क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद एक टॉपिक बोलूं आपसे मैं, फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ए कंडक्टर, फील्ड ऑन कंडक्टर। अगर हमने करंट कैरिंग कंडक्टर को रखा है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर तो कितना फोर्स आएगा, इस फोर्स को कैसे एक्सपीरियंस किया गया था। ये मान लो करंट यहां पे है, करंट अपवर्ड जा रहा है, तो और इसका जो लेंथ है L है, मैं मान लेता हूं, और इसको रखा है हमने मैग्नेटिक फील्ड B के अंदर, तो यहां एक फोर्स एक्सपीरियंस होता है, दैट इज BIL। मतलब आपको यह ध्यान रखना, फॉर्मूले से न्यूमेरिकल नहीं आने वाला है, आपको यहां ध्यान रखना है फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड, प्रोपोर्शनल टू करंट एंड प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द वायर।
जितना बड़ा लेंथ लूंगा उतना ही बड़ा क्या होगा, मैग्नेटिक फोर्स होगा। जितनी ज्यादा करंट बढ़ाऊंगा उतनी ज्यादा मैग्नेटिक फोर्स आएगा, और जितनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगी उतना ही हमारा मैग्नेटिक फोर्स का स्ट्रेंथ होगा। अब इस फोर्स का जो डायरेक्शन पता करते हैं, डायरेक्शन कैसे पता करते हैं, बाई राइट हैंड फ्लेमिंग रूल और लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल, ध्यान रखना, बाई लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल। फ्लेमिंग का यहां पे लेफ्ट हैंड जो रूल है, ये वाला रूल, ये क्या बोलता है थोड़ा समझेंगे सभी। लेफ्ट हैंड के थंब को, फोर फिंगर को, सेंट्रल फिंगर को ऐसे रखेंगे कि थंब, फोर फिंगर और ये वाला सेंट्रल फिंगर, ये तीनों क्या होगा, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होगा। इसमें थंब क्या रिप्रेजेंट करेगा, एफ मतलब फोर्स, ये बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड, ये सी मतलब करंट, एफ बी आई, मैग्नेटिक फील्ड, फिर फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड और करंट। फादर मदर चिल्ड्रन, मतलब जो हमारा लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, थोड़ा सा हम समझेंगे यहां पे। ये बोलता है अगर हमने थंब को रिप्रेजेंट क्या करता है, थंब फोर्स को रिप्रेजेंट करता है, फिर सेंट्रल फिंगर क्या करता है, बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड, बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है, और सी सेंट्रल फिंगर मतलब थंब, और इसको फोर फिंगर बोलते हैं, ध्यान रखना यहां पे, फोर फिंगर। और सेंट्रल फिंगर आपका सी मतलब करंट। ये तीनों ध्यान रखना है, एफ बी आई, तीनों एक दूसरे के होंगे, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे। इसके बाद हमारा आता है जो सोलेनॉइड है, टोरॉइड है। सिलेबस में सोलेनॉइड टोरॉइड में सोलेनॉइड है, बट मैं दोनों समझाऊंगा, सिंपल सा तरीका है, सोलेनॉइड और टोरॉइड। सोलेनॉइड क्या होता है देखते हैं भाई, मैं दोनों के साथ समझा दूंगा टोरॉइड को। ये हमारे पास सोलेनॉइड क्या होता है कि स्ट्रेट वायर है, अगर इस वायर के ऊपर या कॉइल के ऊपर मैंने बहुत सारी क्या कर दी, कॉइलिंग कर दी, ये क्या बनेगा आपका, सोलेनॉइड बन जाएगा। टोरॉइड में क्या होगा, एक सर्कुलर कॉइल है, इसमें बहुत सारी कॉइलिंग कर दी भाई मैंने, सर्कुलर वायर के ऊपर अगर कॉइलिंग कर दी तो ये आपका हो गया टोरॉइड, ये रेडियस हो गया इसका। तो ध्यान रखना है, अगर बहुत सारे कॉइलिंग हो रही है स्ट्रेट वायर के ऊपर तो क्या मिल गया आपका, सोलेनॉइड हो गया। अगर सर्कुलर कॉइल के ऊपर हो रही है क्या बन गया, टोरॉइड हो गया। तो यहां पे इनके बीच में डिफरेंस समझ में आ गया होगा आपका, सोलेनॉइड टोरॉइड क्या होता है। सोलेनॉइड के अंदर यहां पे जो है एन को मानते हैं नंबर ऑफ टर्म्स, कॉइल के अंदर कितने टर्म्स है, एन हो गया। तो जो मैग्नेटिक फील्ड होता है प्रोपोर्शनल टू एन एंड प्रोपोर्शनल टू आई, जितनी ज्यादा करंट होगी उतनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगी, जितनी कॉइलिंग करेंगे उतनी ज्यादा क्या होगी, हमारी मैग्नेटिक फील्ड होगी। ये हमें ध्यान रखना है। इसके बाद जितना बड़ा इसका लेंथ होगा उतना ही इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा मैग्नेटिक फील्ड। मोर द लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड, लेसर द मैग्नेटिक फील्ड। सेम यहां भी जो मैग्नेटिक फील्ड होगा प्रोपोर्शनल टू एन और प्रोपोर्शनल टू करंट और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। जितना बड़ा रेडियस होगा उतना ही मैग्नेटिक फील्ड बढ़ता जाएगा। तो सोलेनॉइड टोरॉइड को समझ में आ गया वो आपका। सोलेनॉइड का स्ट्रेट वायर है, इसमें कॉइलिंग करी गई है। टोरॉइड क्या है, एक सर्कुलर वायर है जिसके ऊपर कॉइलिंग करी गई है। ये हो गया आपका सोलेनॉइड और टोरॉइड। इसके बाद का सिलेबस में हमारा टॉपिक कट गया है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, मोटर, जनरेटर, ये सिलेबस से कट चुका है। बचेगा इसके बाद हमारा जो टॉपिक है दैट इज डोमेस्टिक सर्किट। डोमेस्टिक सर्किट के टॉपिक हम देखेंगे यहां पे। डोमेस्टिक सर्किट में क्या होता है, मेनली हमारे घरों में जो इलेक्ट्रिकल सर्किट्स होते हैं वो डोमेस्टिक सर्किट होते हैं। कैसे कैसे बिजली प्रोड्यूस होती है, सबसे पहले ट्रांसफार्मर से हम क्या करते हैं, ठीक क्या करता है, एसी को, हाई एसी को
क्या करता है, लो एसी में कन्वर्ट कर देता है, या लो एसी को हाई एसी में कन्वर्ट कर देता है। ध्यान रखना है, ट्रांसफॉर्मर यूज ओनली इन एसी करंट, नॉट इन डीसी करंट। एसी और डीसी आप पहले पढ़ चुके हैं, बट हमारे घरों में करंट आता है वो क्या होता है, एसी करंट आता है, 220 वोल्ट का करंट आता है। अब अगर होम की हम बात करें तो बहुत सी चीजें होती है। हमारा पावर हाउस हो गया, यहां पर देख रहे हैं, पावर हाउस से क्या हो गया हमारे पास, इन्वर्टर, मीटर, फिर ये क्या हमारा ट्रांसफॉर्मर, वहां से लाइट हमारे घरों में आ रही है। मतलब हम कह सकते हैं कि बहुत सारे वायरिंग के थ्रू हमारे घरों में बिजली आती है। अब इन वायरिंग का अगर बेसिकली देखें तो क्या क्या यूज है इन वायर के अंदर। अब देख रहे होंगे हमारे घरों में जो बाहर से करंट आ रहा होता है तो क्या बोलते हैं उसको, ये होता है हमारा मेंस होता है। उसके बाद इस तरह से दो वायर होती है, ये दो वायर की जो देखा होगा ना अपने घरों में, या ट्रांसफार्मर से जो तार आते हैं, एक ऊपर एक नीचे होती है, डबल लेयर की वायर होती है। तो उसमें जो वायरिंग की जाती है, तो एक जो ऊपर वाला होता है लाइव वायर होता है, नीचे वाला क्या होता है, न्यूट्रल वायर। अब लाइव वायर को क्या बोलते हैं, पॉजिटिव वायर, न्यूट्रल वायर क्या करता है, नेगेटिव वायर। यही क्या करता है, करंट को, चार्ज को लेकर आता है जहां पे जाना है। उसके बाद जब चार्ज आ गया, करंट आ गया, तो कुछ करंट यूज हो गया, कुछ करंट क्या होगा, यूज नहीं हो रहा है, उसको कौन लेकर जाएगा, न्यूट्रल वायर या नेगेटिव वायर। हमारे कंट्री में तो दो ही वायर होती है, वायरिंग की जाती है मोस्टली। बाहर कंट्री में एक अर्थिंग भी होता है, इंडिया में भी होता है अर्थिंग, बट अर्थिंग दिखाया नहीं जाता है, अर्थिंग इनसाइड करनी होती है। तो इनसाइड की जो हम बात करें, जो पोटेंशियल डिफरेंस आता है इंडिया कितना होता है, 220 वोल्ट होता है। और मेन है हमारा ये वायरिंग। डोमेस्टिक सर्किट के अंदर वायरिंग कैसे करते हैं, सबसे पहले अगर ग्रीन क्या होता है, अर्थ वायर होता है, ब्राउन वाला या कई जगह रेड भी होता है, ये लाइव वायर होता है। ब्लू कैसा होता है हमारा, ब्लू हमारा होता है ब्लू या ब्लैक, कई जगह ब्लैक भी होता है, ध्यान रखना है, ये न्यूट्रल वायर होता है। लाइव वायर से करंट आता है, अगर दोनों आपस में टच हो जाते हैं क्या होता है, शॉर्ट सर्किट हो जाता है, क्या होता है, घरों में बिजली बंद हो जाती है। और अर्थ वायर है, यहाँ पे अर्थ वायर क्या करता है, अर्थिंग क्या करता है, हमें शॉक से बचाता है। दूसरा, जो एक्स्ट्रा चार्ज होता है उस चार्ज को स्टोर कर लेता है, उस चार्ज को बाहर नहीं जाने देता है। जो मेन सप्लाई होती है उसके अंदर दो तरह के सर्किट होते हैं, एक होता है लाइटनिंग सर्किट, एक होता है पावर सर्किट। पावर सर्किट में क्या होता है, उसमें 15 एम्पियर करंट आता है हाई पावर का, इसमें 5 एम्पियर करंट आता है, जहां पे लाइट वगैरह, लाइट सर्किट होता है, जैसे मान लो हमारा पंखा हो गया, ट्यूबलाइट हो गया, बल्ब हो गया, वो सब यूज होता है। पावर में क्या होता है, एसी वगैरह हो गया आपका, इन्वर्टर हो गया आपका, या आपका हीटर हो गया, गीजर हो गया, वो सब यूज होता है। तो ध्यान रखना है, दो तरह करंट आ गए, 5 एम्पियर करंट आ गया और 15 एम्पियर करंट आ गया। 15 वाला क्या हो गया हमारा, पावर हाउस या पावर सर्किट। 5 वाला क्या हो गया हमारा, लोअर पावर सर्किट, या हम बोल सकते हैं लाइटनिंग सर्किट। इसके बाद अगर हम बात करें कि डोमेस्टिक सर्किट के अंदर क्या क्या हैजार्ड हो सकते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है। हैजार्ड मतलब कैसे उसको बचाएं, क्या क्या नुकसान हो सकता है। सबसे पहले ओवरलोडिंग की बात करते हैं। ओवरलोडिंग में क्या होता है, जैसे मान लिया हमने एक ही सर्किट से 10 अप्लायंस लगा रहे हैं, या हमने लगाया है 2 किलोवाट का क्या मीटर और यूज कर रहे हैं 5 किलोवाट, क्या होगा, ओवरलोडिंग आएगा ही आएगा। सर्किट क्या होगा, ब्रेकअप होगा, आग लग सकती है, फूक सकता है। उसके बाद शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट किस लिए होता है, यह सर्किट को तोड़ देता है, जिससे क्या होता है, करंट, हाई अमाउंट ऑफ करंट पहुंच नहीं पाता है, सर्किट को ब्रेक कर देता है। वहां पे ब्रेक करने का फायदा क्या होता है, यह हमारे घरों में आग लगने से बचाता है। इसके लिए हम क्या करते हैं, फ्यूज वायर का यूज करते हैं, बहुत सारे सर्किटें हैं। ओवरलोडिंग में क्या हो गया हमारे पास, देख लिया हमने, एक्सेसिव फ्लो ऑफ करंट। इसमें क्या होता है, जब न्यूट्रल वायर और लाइव वायर दोनों आपस में कांटेक्ट में आ जाते हैं तो शॉर्ट सर्किट हो जाता है। पूरे घर की क्या होता है, लाइट चली जाती है, चिंगारी उभरती है और पूरी लाइट चली जाती है। उस टाइम क्या होता है, अगर शॉर्ट सर्किट नहीं होता है तो क्या होता है, आग लगने के चांसेस बहुत होते हैं। तो वहां पे हम
देख सकते हैं कि इन ओवरलोडिंग हम कैसे बचा सकते हैं, फ्यूज वायर यूज करके, एमसीबी यूज करके, अच्छी क्वालिटी के एमसीबी यूज कर सकते हैं, जो कि क्या करता है, जैसे ही हमारे पास ओवरलोडिंग हुआ स्विच एमसीबी ट्रिप कर जाती है, जिससे क्या होगा, घर का पूरे घर करंट गिर जाता है, करंट कट जाता है, सप्लाई कट जाती है, तो जो भी हजार्ड होना है वो हजार्ड से हम बच सकते हैं। अच्छी क्वालिटी का क्या करेंगे, एमसीबी लगाएंगे, फ्यूज वायर लगाएंगे, फ्यूज वायर टूट जाता है, इस तरह से हम सर्किट को, डोमेस्टिक सर्किट को मेंटेन कर सकते हैं। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। बहुत सारा टॉपिक कट चुका है, इसलिए मैं केवल एंड केवल वही टॉपिक करा रहा हूं जो पेपर में आएगा और आता है, जो सिलेबस में आपका है। ठीक है बच्चों, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय बच्चों।